क्या दिखता है? इंटरएक्टिव है क्या? मतलब यहाँ लिखे तो यहाँ दिख जाएगा, मतलब इंटरएक्टिव नहीं है ना? तो मतलब लिखो तो साथ में स्क्रीन पे आ जाता है, यहाँ पे लैपटॉप पे लिख रहे हो तो यहाँ आ जाता है। छोटी क्लास है, पूरा भरा हुआ तो दिखेगा ही नहीं, पीछे वाले नहीं दिखेगा, इतना बड़ा बड़ा अक्षर लिखवा। चलिए कोई बात। आज तो टेंस मूड में होंगे सब, परसों से तो सेमेस्टर है पढ़ने का मूड? नहीं, मुझे पता था यही होगा। तो सेमेस्टर की तैयारी करने हैं? कोई बात नहीं, एक क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता। और नया टॉपिक जो है, मगर ये पढ़ लो आप, ये ईसीजी बताइए, बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं अपन पेशेंट? तुम लोगों ने अभी वो पिछली बार अंडर ग्रेजुएट क्लिनिकल राउंड का प्रेजेंटेशन था, तुम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं किया, जरूरी था। एनीमिया के बारे में सारी जानकारी थी उसके अंदर। वो है ही इसीलिए कि आपको शुरू से ही प्राइम कर दिया जाए। तो कोई पेशेंट आता है तो उसको क्या किया जाए उस मरीज का, तो एनीमिया के ऊपर था। ठीक है, तो हाउ डू यू डिफाइन एनीमिया? That is one way of defining, good, but that is very difficult to determine, है ना? उसके लिए तो आपको एक पहले प्राइमरी पैरामीटर देखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो प्राइमरी पैरामीटर की बात करो, कितना, वही तो बात है। मरीज आया, आपने कहा सीबीसी करवा लाया। सीबीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है ना? उसमें ईएसआर अलग से करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, बाकी सारी काउंट आ जाती है उसके अंदर। तो उसमें हीमोग्लोबिन भी करते हैं, तो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज या जो भी आता है, वैल्यू जो आती है, उसके हिसाब से हमें जज करना पड़ता है कि इस मरीज को एनीमिया है कि नहीं है ना? क्योंकि अगर है तो इलाज देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टरी करेक्शन से ही कर सकते हैं काफी कुछ। तो उसके हिसाब से बताओ मेरे को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो है ही हो। तो व्हाट इज प्राइमरी पैरामीटर फॉर द एनीमिया डायग्नोसिस? दैट्स द बेटा, एनीमिया पता लगाने के लिए प्राइमरी पैरामीटर क्या है? फिर वही बात आ गई, ये प्राइमरी नहीं बेटा, सेकेंडरी पैरामीटर है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अरे पैरामीटर की बात कर रहा हूं मैं, पेशेंट की साइन सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा। अरे उसने बोला था ना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन निकालेंगे भाई, दो ही चीज है, या तो हीमोग्लोबिन देख लो या आरबीसी काउंट देख लो, ठीक है ना? मगर इंटरनेशनली डिफाइंड जो है वो हीमोग्लोबिन से ही होती है, आरबीसी काउंट से यूजुअली नहीं करते। स्टैंडर्डाइजेशन इज बाय द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होता है? वेरी गुड, 14 से 18 ग्राम परसेंट कह सकते हैं, सीधा का सीधा। ये दोनों में लागू है क्या, मेल और फीमेल के अंदर? पता होना चाहिए, दोनों वैल्यू बोलनी पड़ेगा, मेल के लिए तो ये है और फीमेल के लिए ये है। तो एनीमिया कब हो जाएगा? बैठ जाओ। व्हेन यू कॉल है पेशेंट एनीमिक, 14 से नीचे आते ही हो जाएगा क्या है? लेस देन 9 तो बहुत नीचे आ गए बच्चे, 11। अच्छा, दूसरी एक चीज और देखनी होती है, बिकॉज वी आर इंडियन। अब मैं तो ज्यादातर को इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है, कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स अलग हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स अलग हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशनल कुल मिला करके जो आउटलुक है पॉपुलेशन का, वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? तो पैरामीटर भी थोड़े डिफर करते हैं। तो एनीमिया इज कंसिडर्ड व्हेन इन मेल्स the hemoglobin count or percentage or amount
इज लेस देन 12 ग्राम %। 12 ग्राम से नीचे जाता है तो हम कहते हैं एनीमिया है इसको, ठीक है। और फीमेल्स में 11 ग्राम कंसीडर करते हैं यूजुअली, 1 ग्राम कम करते हैं। फीमेल्स में यूजुअली बहुत सारे कारण है ब्लड लॉस के, तो उससे कम आता है यूजुअली। So that is anemia. How do you classify anemia? How many ways are there by which we can classify anemia? कितने तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं एनीमिया को क्लासिफाई करने के? ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है। क्या क्या होता है उसके अंदर, कैसे करेंगे? ईटियोलॉजिकल का मतलब बुखार है तो ये होगा, दस्त लग रहे हैं तो ये होगा, खांसी हो गई तो ये होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो ये होगा, ये तरीका है क्या? अरे एनीमिया तो पढ़ लिया ना तुमने यार ब्लड में, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं। तो एनीमिया के बारे में 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली। पहला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द आरबीसी। तो नॉर्मल आरबीसी की साइज क्या होती है? 7 to 8 तो बहुत नैरो रेंज हो गया बच्चे। 6 to 9 माइक्रोन इज द एवरेज, रादर द डायमीटर रेंज। इसमें एवरेज अपनी किताब में लिखा 7.2 माइक्रोन इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द आरबीसी। मगर आरबीसी पेरिफेरल ब्लड में आप देखेंगे तो 5 माइक्रोन के भी होते हैं, 12 माइक्रोन के भी होते हैं। किसी पेरिफेरल ब्लड फिल्म में अगर 5 वाले भी मौजूद है, काफी सारे 12 वाले भी मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर दैट? पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं उसे, दैट इज नोन एज पोइकिलोसाइटोसिस। छोटे साइज के माइक्रोसाइट, बड़े साइज के मैक्रोसाइट्स हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। वन ऑफ द एनीमिया इज पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। क्या कारण है बताइए उसका? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है और उसके क्या कारण है? और अगर वी कैन से व्हाट इज कॉज ऑफ द मैक्रोसिटिक एनीमिया? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल प्रोटीन डेफिशिएंसी, दे ऑल कैन कॉज मैक्रोसिटिक एनीमिया। हम जब यूज करते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ब्लास्ट और साइट में क्या फर्क है? इज द डिफरेंस ऑफ मैच्योरेशन डिफरेंस। तो जब हम कहते हैं कि पर्निशियस एनीमिया है, उसमें मेगेलोब्लास्ट होते हैं पेरिफेरल ब्लड के अंदर, क्या मतलब निकला, क्या होते हैं वो? कैसे पहचानेंगे उनको? मैक्रोसाइट्स आर, दे आर मैक्रोसाइट्स ऑफ कोर्स, साइज तो बड़ी है उनकी, मगर मैक्रोसाइट के अलावा हम उनको मेगेलोब्लास्ट भी कह रहे हैं। क्यों? न्यूक्लिएटेड सेल्स जब होते हैं, तो आरबीसी में जब न्यूक्लियस नहीं निकलता तो इमेच्योर सेल पेरिफेरल ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं, तो ब्लास्ट सेल्स कहलाते हैं वो। मेगेलोब्लास्ट इज लार्ज साइज सेल्स कंटेनिंग द न्यूक्लियस आरबीसी। तो प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं वो, तो अगर न्यूक्लियस भरा हुआ तो हीमोग्लोबिन होगा ही नहीं, बहुत कम होगा, तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो pernicious anemia is a megaloblastic anemia, but the cause basic is not vitamin B12 deficiency, नहीं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कारण B12 डेफिशिएंसी ही है अल्टीमेटली, मगर वो कारण सेकेंडरी है, प्राइमरी कारण कहीं और है इसका। बोलो, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, क्यों? इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है बेसिकली। B12 की डेफिशिएंसी डाइट में नहीं है, खा रहा है मरीज मगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो हम नहीं कह सकते प्राइमरी डेफिशिएंसी B12 की। प्राइमरी डेफिशिएंसी होती इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से सीक्रेट होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स से होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स और क्या सीक्रेट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। इसका मतलब इन मरीजों में हाइपोक्लोराइड्रिया भी होगा, ये मान के चलिए आप, कोरिलेशन हो गया ना। हाइपोक्लोराइड्रिया और एक्लोराइड्रिया will be there in these patients who are suffering from intrinsic factor deficiency,
resulting into non-absorbed vitamin B12 leading to the pernicious anemia. ओके, बाकी साइन सिम्टम्स आते रहेंगे. तो मॉर्फोलॉजिकल में मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा एंड नॉर्मोसिटिक एनीमिया भी हो सकता है. ये तो साइज के हिसाब से हो गया. फिर हीमोग्लोबिन कंटेंट के हिसाब से भी हो सकता है. ओके, हाइपोक्रोमिक एनीमिया और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. हाइपरक्रोमिक एनीमिया नहीं होता. ठीक है, एंड देयर कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू वैरायटीज. माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, जस्ट लाइक दैट. तो ये सारे आपके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फिर आता है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. कॉज बेस्ड, कम बन रहे हैं, ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. बात समझ रही? ब्लड में आरबीसी कम क्यों हो सकते हैं? या तो कम बन रहे हैं या ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो हीमोलिसिस कैन बी देयर, लेस फॉर्मेशन कैन बी देयर. लेस फॉर्मेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. डेफिशिएंसी एनीमियाज हो सकते हैं, या बोन मैरो डिस्फंक्शन हो सकता है. बेसिकली बोन मैरो डिस्फंक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आयरन की हो सकती है, B12 की हो सकती है, फॉलिक एसिड की होती है, विटामिन की हो सकती है, विटामिन सी है, जिंक है, माइक्रोमेटल्स है. दे ऑल कैन रिजल्ट इनटू द एनीमिया. फिर आते हैं हीमोलिसिस बहुत ज्यादा हो रही हो, या ब्लड लॉस हो रहा हो. ब्लड लॉस भी तो हो सकता है, हीमोलिसिस नहीं हो रहा, फॉर्मेशन भी ठीक है मगर लॉस ज्यादा हो रहा है. कई तरह की ब्लीडिंग्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स हो सकते हैं, और कोई कारण हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, कोलाइटिस हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है. बहुत सारे कारण. ठीक है, इसके अलावा आपके जो पैरासाइट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ब्लीडिंग. तो ये सारे आपके ब्लड लॉस हो गए. ये क्रॉनिक ब्लड लॉस है. एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, फीमेल्स में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है. ये सारे आपके ब्लड लॉस से हो गए. अब कम फॉर्मेशन काय की वजह से हो सकता है, या कम ज्यादा डिस्ट्रक्शन कब हो सकता है? हीमोग्लोबिन ही नॉर्मल नहीं हो, हीमोग्लोबिनोपैथी इज आर देयर. एंजाइम डेफिशिएंसी हो, एंजाइमोपैथी इज आर देयर. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी इज देयर, हेरिडिटी स्पोरोसाइटोसिस इज देयर. और इधर हीमोग्लोबिनोपैथी में आपका सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया है. ये सारे इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं. अल्टीमेटली फिर आता है साइन सिम्टम जो हम बताते हैं. पेलर होता है, या पेलर होता है, सांस जल्दी भरी आती है, थकान जल्दी होती है. ये सारे सिम्टम्स हैं एनीमिया के. और फिर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज के ऊपर. डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शब्द से मेल नहीं खा रहा जो आपने बताया. बैठा तो फिट है, मगर डिस्निया का क्या मतलब? डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डिस्ट्रेस्ड ब्रीदिंग, पेनफुल ब्रीदिंग. पर्सन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ ब्रीदिंग. नॉर्मली हम कॉन्शियस नहीं है, अपने आप चल रही है, और पर्सन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ ब्रीदिंग. दैट इज डिस्निया. फिजियोलॉजिकली डिस्निया कब होगा? व्हाट कॉजेज डिस्निया? ये शॉर्ट नोट आ सकता है. अभी जो एग्जाम होगा उसमें इसी तरह के शॉर्ट नोट पूछते हैं. डिस्निया, एनीमिया, फलाना ढिमका. ठीक है, फलाने ढिमके का नाम नहीं बोलूंगा मैं ज्यादा, वैसे मुझे पता भी नहीं पेपर क्या बना है, किसने बनाया है. डिस्निया कब हुआ बताइए, क्यों हो सकता है? देखिए, अल्टीमेटली द पर्पज और फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड. दो ही पर्पज है. ठीक है ना? So if the oxygenation is not proper or if carbon dioxide is accumulating in the body, it means the respiratory system is not working properly. ये काम नहीं कर रहा आपका सिस्टम जो है, इसीलिए या तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है या आपके कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रही है. एनी डिफिकल्टी इन दी ऑक्सीजनेशन और एलिमिनेशन द कार्बन डाइऑक्साइड कैन लीड टू दी डिस्निया. अब ये क्यों नहीं हो रहा? डिस्निया के कारण क्या है? लंग्स पूरा फूल नहीं रहे, चेस्ट पूरी नहीं फूल रही सांस लेते वक्त. इसका मतलब चेस्ट जो रेस्ट्रिक्टेड हो गई फैलने से. तो रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स कैन लीड टू डिस्निया. पूरा फूल नहीं रहा तो पूरा टाइटल वॉल्यूम नहीं जा रहा, तो पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो आपके हाइपोक्सिया हो गया.
तो रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर कैन लीड टू दी डिस्निया। अब रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी फंक्शंस में दो चीजें आ जाती है, एक तो लंग्स में ही कोई प्रॉब्लम हो और एक थोरेसिक केज में प्रॉब्लम हो। दोनों अलग अलग चीजें। लंग्स की अपनी डिजीजेज हैं जिसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड नहीं हो पाते, वो सारा क्लिनिकल में पढ़ोगे जाकर के। सबसे इंपॉर्टेंट अपने इंडिया में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है ना, उससे फाइब्रोसिस हो जाती है बाद में। तो इलास्टिक फाइबर्स आर रिप्लेस बाय दी कोलेजन फाइबर। वो उतने इलास्टिक नहीं होते, वो फैलते नहीं है, उनको फैलाने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ता है, सांस ज्यादा लेनी पड़ती है, थकान जल्दी हो जाएगी, डिस्निया हो जाएगी। तो लंग्स में रेस्ट्रिक्शन अगर हो गया चेस्ट कैविटी में तो डिस्निया कर। फिर ये नहीं है, मगर मान लिया सांस निकालने में ही दिक्कत हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पाथवे में, तो भी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर नहीं निकलेगा और सांस अंदर लेने में भी आपको दम लगाना पड़ेगा। एस्थमा, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है उसके अंदर। तो जब नैरो हो गया ल्यूमन ब्रोंकोस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो आपको ज्यादा दम लगा के सांस खींचनी पड़ेगी, थकान जल्दी होगी, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया, डिस्निया क्रिएट हो। तो हमको डिस्निया अगर लिखना तो क्या लिखेंगे? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसका कारण क्या है? रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द डिसऑर्डर। इसका दूसरा तरीका और है देखने का, डिस्निक इंडेक्स भी जानते हैं हम, एक चीज होती है, पढ़ाया होगा, जस्ट रिकलेक्ट। डिस्निक इंडेक्स क्या होती है? देखिए, बॉडी में हर सिस्टम में, हर ऑर्गन में हमारे पास बहुत रिजर्व होता है, ट्रेमेंडस रिजर्व इज देयर। हम देखेंगे आगे। हार्ट रेट में हमने देखा, नॉर्मल हार्ट रेट है 60 से 9, 60 से 100 तक जा सकती है, मगर अगर जरूरत पड़े तो 180 भी हो सकती है, 200 भी पहुंच सकती है। इसका मतलब हमारे पास रिजर्व मौजूद है कि उससे 72 से लेके 200 तक बढ़ा सके हम। रिजर्व इज देयर इन दी हार्ट। ऐसे ही कार्डियक आउटपुट है, नॉर्मल 5 लीटर कहते हैं, मेरा जैसा आदमी 15 लीटर तक ले जा सकता है, एथलीट 30 लीटर तक ले जा सकता है उसको। ट्रेमेंडस रिजर्व इज देयर इन दी कार्डियक आउटपुट आल्सो। Similarly, there is a tremendous reserve in the respiratory system. Normal breathing tidal volume कितना होता है? 500 मिलीलीटर। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? 12 to 16, बिल्कुल ठीक है। तो मिनट वॉल्यूम कितना हुआ? व्हाट इज मिनट वॉल्यूम और मिनट वेंटिलेशन? अरे बेटे, रेस्पिरेटरी रेट को 500 से गुणा कर दे, 6 to 8 लीटर हो गई, ठीक है ना। ये आपकी मिनट वेंटिलेशन है, मिनट वॉल्यूम है। एल्वियुलर वेंटिलेशन क्या होता है फिर? व्हाट इज एल्वियुलर वेंटिलेशन? 150 सीसी बाहर निकाल दें इसमें से, 500 में से, बाकी बची 350, वो एल्वियुलाई में पहुंचती है। 150 डेड स्पेस है, 150 डेड स्पेस, उसको हटा दीजिए, तो जितनी वॉल्यूम लंग्स में पहुंच रही है एल्वियुलाई में, वो आपका एल्वियुलर वेंटिलेशन हो जाएगा। तो 350 को 12 से या 16 से गुणा कर लीजिए, वो आपका एल्वियुलर वेंटिलेशन हो जाएगा पर मिनट। तो नॉर्मली हम सबको मिला के माने 500 आ रहा है, तो आपका मिनट वेंटिलेशन है मैक्सिमम 8 लीटर, ओके। और मान लो मेरे पीछे इस गली में कुत्ते पड़ गए, मैं भाग रहा हूं, तो कितना सांस ले सकता हूं? बढ़ाना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी रेट नीड टू बी इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कितनी बढ़ सकती है? कितनी हो सकती है? कैन यू इमेजिन? मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे को ही देख लीजिएगा। डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग मैं कर सकता हूं, आई कैन डू डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग। 1 मिनट में कितना कर सकता हूं मैं? आई कैन टेक 1.5 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम पर ब्रीथ। एक सांस में 1.5 लीटर अंदर ले सकता हूं, और जो रेट है वो मैं कितनी बढ़ा सकता हूं? आई कैन ट्रेमेंडसली इंक्रीज इट 40 to 50 टाइम्स। तो अगर हम दोनों को मिला के कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में मैक्सिमम कितना ब्रीथ कर सकते हैं? यही काम आता है हमारा, यही रिजर्व है। तो नॉर्मली इसको कहते हैं मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम। पढ़ा होगा तुमने, बताया होगा। मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एफर्ट। जितना आप एफर्ट कर सकते हैं डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग लेकर के, वो आपका मैक्सिमम एफर्ट होता है। तो मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम नॉर्मली रेंजेस फ्रॉम 4 per minute,
It has to be per minute. It ranges from 50 to 150 liters per minute. 50 से 150 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ाया जा सकता है. So on an average we take it as 100 liters per minute is the average maximum ventilatory volume, or otherwise which can be called as maximum breathing capacity. ठीक है. अब maximum breathing capacity 100 लीटर है. नॉर्मल मिनट वेंटिलेशन 8 लीटर है. रिजर्व कितना हो गया? 92 लीटर, और वी कैन से 92%. So if this reserve is decreased to less than 60%, then the person will feel dyspnea. This is dyspneic index. ये कैसे हो सकता है? अगर मिनट वेंटिलेशन आपका बढ़ रहा है किसी वजह से, डिजीज की वजह से, तो आपका रिजर्व कम हो जाएगा. ठीक है ना? या आपका मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम कम हो रहा है, जो कि चेस्ट किसी भी डिजीज से, अलग से डिजीज से हो सकता है, तो भी आपका रिजर्व कम हो जाएगा. So under both conditions, decrease of the minute ventilation or decrease in the maximum ventilatory volume will cause fall in the dyspneic index. If it falls below 60%, it is known as the dyspneic index, or dyspnea will be there in the patient. That is about the dyspnea. Okay. What is work of breathing and what determines the work of breathing? Work of breathing. What determines the work of breathing? सांस लेने के लिए आपको कितना एनर्जी खर्च करना पड़ता है, वो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है. आपने देखा होगा बहुत सारे मरीज भी आते हैं, इधर उधर भी देखते होंगे, सांस लेने में उनको बड़ी तकलीफ होती है. दे हैव टू एक्सर्ट अ लॉट टू टेक इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इसका मतलब उनका वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? क्या कारण हो सकते हैं? क्या डिटरमिन करता है वर्क ऑफ ब्रीदिंग? 3 फैक्टर्स हैं जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग डिटरमिन करते हैं. पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, इलास्टिक टिश्यू रेजिस्टेंस ऑफ द लंग्स. सबसे ज्यादा वर्क इसमें एक्सपेंड होता है एल्वुलाई को स्ट्रेच करने के लिए, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए. उसको कहते हैं इलास्टिक टिश्यू रेजिस्टेंस. दूसरा फैक्टर है नॉन इलास्टिक टिश्यू रेजिस्टेंस. सेकेंड वन इज दी नॉन इलास्टिक टिश्यू रेजिस्टेंस. नहीं, सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ा चुके हैं तुमको यार, पढ़ा दिया होगा रेस्पिरेशन में. नॉन इलास्टिक टिश्यू रेजिस्टेंस क्या होता है? जब एल्वुलाई एक्सपेंड होती हैं तो ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. मॉलिक्यूलर स्लाइडिंग होती है तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. जब भी मॉलिक्यूल सरफेसेस एक्सपेंड करेंगी या रिट्रैक्ट करेंगी तो मॉलिक्यूल्स विल बी स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. दैट इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस. तो बहुत स्मॉल कंपोनेंट है ये, बट इट इज देयर बिकॉज इन सर्टेन डिजीजेस इट इंक्रीजेस. So major is the elastic tissue resistance, second is the non-elastic tissue resistance, and the third, which is again more important in certain disease, is the airway resistance. एयरवे जो आपका है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, क्योंकि एयरवेज, ये ट्रेकिया आया, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस एंड स्मॉल ब्रोंकियोस एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, ये सारे के सारे एयर पैसेजेस हैं. ये डिवाइड हो रहे हैं. जहां भी डिवाइड होगा वहां पे क्या होगा? आपका टर्बुलेंस क्रिएट होगी एयर फ्लो की. यहाँ नॉस्ट्रिल्स, 2 नॉस्ट्रिल्स है छोटे छोटे, 500 सीसी इसी में से निकल के जानी है अंदर, तो यहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होती है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. फिर जब नीचे जाते हैं ट्रेकिया चौड़ी हो जाती है, कम हो जाता है थोड़ा, मगर ज्यो ज्यो नीचे जाएंगे क्यों तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा. मगर जहां जहां भी ब्रांचिंग होगी वहां टर्बुलेंस क्रिएट होगी तो वो आपके रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा. डिवाइड हो रहा है ना, वॉल्यूम तो एयर का वही है, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो आपका टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है. दैट इज कॉजिंग ईज ऑफ रेस्पिरेशन. मगर हर बाइफर्केशन पे, हर डिवीजन पे टर्बुलेंस क्रिएट होती है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है. तो ये तीसरा कारण हुआ एयरवे रेजिस्टेंस. एस्थमा के अंदर एयरवे रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट एक्सपेंशन होता है, इलास्टिक टिश्यू रेजिस्टेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट. तो अलग अलग तरह की डिजीज में रेस्पिरेशन के अंदर अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस बढ़ता है. ये जब तक नॉर्मल है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल है. अगर इन सब में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए, और उसकी वजह से आपका
वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम हम बात इससे शुरू की थी, क्या इन्वेस्टिगेशन, मैंने यहाँ लिखा इज इट सिंपली एन इन्वेस्टिगेशन पैरामीटर। बेसिक पैरामीटर बात की थी, ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो। सिंपल यूरिन टेस्ट इन द किडनी गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द किडनी एंड द बॉडी फंक्शन। सिंपल यूरिन का अगर आप कलर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, टर्बिडिटी है, ये सब पीएच है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब देख ले तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको सिर्फ यूरिन एग्जामिनेशन से। इसी तरह सीबीसी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इंक्लूडिंग दी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसी तरह ये पैरामीटर है ईसीजी, जिसे हार्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, and it is one of the basic investigations in a patient suffering from the cardiovascular disease। सबसे पहला है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, मगर इसके बावजूद भी ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। फॉर एग्जाम्पल रिदम डिस्टर्बेंस, रिदम नॉर्मल है नहीं है पता लग जाएगा आपको, कहीं ब्लॉकेड है नहीं है, कंडक्शन डिफेक्ट पता लग जाएगी, इस्कीमिया है, इंफार्क्शन है, पता लग जाएगा हमें। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज भी ईसीजी में रिफ्लेक्ट करते हैं, मायोकार्डियल एब्नॉर्मलिटीज रिफ्लेक्ट करते हैं, वैल्वुलर डिफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कार्डियक कंडीशंस आर रिफ्लेक्टेड एज चेंजेस इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। So this is, we can say, this is not simply a investigation parameter, but it gives lots of information about the conditions of the heart. That's the electrocardiogram. This ECG शुरू में ये एक साइंटिस्ट थे ऑगस्टस, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहते, उसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की हार्ट के अंदर, उसको लगा कि ये कुछ नहीं है, कोई खास काम की नहीं है, मरीजों के काम नहीं आएगी, बात आई गई हो गई, आगे बढ़े 1903 में आ गए हम। ये एक पायनियर है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी ईसीजी का, आइंथोवन, इसने रिकॉर्ड करी। कैसे रिकॉर्ड करी? गैल्वेनोमीटर से, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट to be used to record the electrical activity of the heart, and he found that this recording is of very great importance and can be used for the diagnosis of the cardiac conditions। और पहली ईसीजी मशीन जो है यहाँ से बना करके इसको दी गई, और उसने बाद में आगे काम बढ़ता चला गया। तो हमें ईसीजी में जो नाम याद रखना होता है वो है आइंथोवन का, इसने सबसे पहले ढंग से रिकॉर्ड करी और ये कहा कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाकई पेशेंट के काम आ सकती है डायग्नोसिस में। और जो रिकॉर्ड हम ऑब्टेन करते हैं ईसीजी का, वो नॉर्मली ये रिकॉर्ड है, ये डायग्रामेटिक है, बेसिकली इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता। इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी, और ये नाम दिए हैं इसमें कुछ, यहां से शुरू किया। ये पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वेव, ये कंपोजिट डिफ्लेक्शन है, इसमें एक नेगेटिव वेव ये है, एक नेगेटिव वेव है, ये एक पॉजिटिव वेव है। तो 2 negatives and 1 positive wave is there। ये दूसरा रिकॉर्ड है, और इसके आगे चले तो तीसरा फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अलग अलग तरह के डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव में छोटे हैं, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हैं, और फिर पॉजिटिव आ रहा है। जो सबसे पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आया तो साइंटिस्ट ने सोचा क्या नाम दें इसका। तो उस समय जो पहली वेव रिकॉर्ड होती थी, कई तरह के रिकॉर्डिंग करते थे सीबीएस के अंदर भी, तो परकशन वेव कहते थे उसको। फर्स्ट वेव वाज नोन एज द परकशन वेव, वो पी से शुरू होती है, तो इन्होंने नॉमेनक्लेचर शुरू किया पी से, और आगे जो वेव आई उनका नाम देते चले गए पी क्यू आर एस एंड टी वेव। तो नॉर्मल ईसीजी हैज गॉट दीज वेव्स व्हिच आर टर्म्ड एज द पी वेव, क्यू आर एस वेव एंड द टी वेव। ठीक है, अब ये वेव्स, दीज आर द वेव्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट अराइजिंग फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, these are the waves of depolarization. Action potential is spreading into different parts of the heart। Action potential का हमने शेप देखा हुआ है कैसा होता है वो, मगर ये उससे बिल्कुल भी नहीं मिलता। It means something is happening in the instrument, that is ECG machine, which is converting those action potentials into the wave form। और ये wave form पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका हम डिटेल देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक वेव, ये डीपोलराइजेशन की वेव है, ये पॉजिटिव है, ये भी डीपोलराइजेशन की वेव है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसमें एक वेव नेगेटिव है, दूसरी वेव नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। ये डीपोलराइजेशन की ही वेव है, मगर ये नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है।
ये हम देखेंगे ऐसा कैसे हो रहा है। और जो हार्ट का हिस्सा डीपोलराइज हो रहा था उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था उसका रिवर्स करंट फ्लो रीपोलराइजेशन में होना चाहिए, हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल में। ये डीपोलराइजेशन है और ये डीपोलराइजेशन, यूं कहा रहा है एक्शन पोटेंशियल में। मगर यहाँ जो वेव फॉर्म रिकॉर्ड हो रही है वो डीपोलराइजेशन की इस तरह से हो रही है, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, और उसी एरिया के रीपोलराइजेशन से फिर पॉजिटिव वेव आ गई। ऐसा कैसे हुआ? ठीक है ना, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस विल लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अल्टीमेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसी से हम डायग्नोज कर पाते हैं हार्ट के अंदर कि यहाँ पे इस जगह पे डैमेज है, इंफार्क्शन हो गया है, इस्कीमिया है या ब्लॉक है, इसी से पता लगता है। तो दिस इज टिपिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हम इसका डिटेल तो अभी बाद में देखेंगे। नॉर्मली वी रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बाय प्लेसिंग certain electrodes on the surface of the body. Those electrodes are known as the leads. उनको क्या कहते हैं? Leads कहते हैं। Normal ECG recording, as you can see, consists of 12 lead recording. It is always a 12 lead electrocardiogram. Okay? यहाँ देखिए 12 लिखा हुआ होगा, मगर जो हम लीड लगाते हैं वो 12 नहीं होती। 12 तार शरीर पे नहीं लगाते, तार कम लगते हैं, इलेक्ट्रोड कम लगते हैं, रिकॉर्डिंग 12 की आती है। ये मशीन करती है अपने आप ऑटोमेटिकली। पहले मैनुअली करते थे हम लोग, अब मशीन करती है इसको रिकॉर्डिंग। तो 12 लीड्स आर देयर, 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज देयर, बट लीड्स आर नॉट 12। लीड्स होती हैं 1 2 3, तो रिकॉर्डिंग लीड है 1 4 पाँव पे लगा दी 4 और 6 यहाँ लगाते, 10 लीड लगती है टोटल। लीड के 10 तार लगते हैं बॉडी के ऊपर। 10 लीड्स आर देयर। लीड का मतलब तार बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड बोल रहा हूं। 10 इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बात समझ में आ रही? कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। तार 10 हैं, लीड 12 रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे करेंगे अब आगे देखते हैं। तो एज यू कैन सी लीड का नोमेनक्लेचर भी देखेंगे हम। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। तो नॉर्मली जो ईसीजी रिकॉर्ड होके आता है लेबोरेटरी से, मरीज जो लेके आता है, दैट विल ऑलवेज हैव दीज ऑल 12 लीड रिकॉर्डिंग। So it is known as the 12 lead electrocardiogram. Now, in the bottom, another waveform is running. Same ECG is there. ये ECG जो नीचे रन कर रहा है, आप इसमें से देख के बता सकते हैं किससे सिमुलेट करता है? सेकंड से करता है। क्यों? क्यों यहाँ लिखा हुआ है सेकंड, यहाँ सेकंड लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि हमने कुछ जो मशीन्स हैं, ज्यादातर मशीन नहीं करती, मगर कुछ मशीन ये रिकॉर्ड करती हैं अलग से। दिस इज नोन एज लॉन्ग लीड सेकंड रिकॉर्डिंग। एल एल लिखा होता है, एल कैपिटल एंड सेकंड। लॉन्ग लीड सेकंड रिकॉर्डिंग इज दो। दिस इज, ये इसलिए ली जाती है, कुछ मशीन देती है कि हमको जो इससे ज्यादातर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ईसीजी से, ऑल दोज इंफॉर्मेशन आर टू बी गैदर्ड, आर टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लीड सेकंड। इसी से कैलकुलेट करते हैं हम। और अगर हमें रिदम डिसऑर्डर देखना है, इफ यू वांट टू सी द रिदम डिसऑर्डर, देन दैट इज मोस्ट कॉमनली एविडेंट इन द लॉन्ग लीड सेकंड। और किसी लीड में अपरेंट नहीं होगा वो, या तो लीड सेकंड में होगा या एक लीड आएगी V1, इसके अंदर आएगा वो। इसका कारण क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो नॉर्मली इट इज ए 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, फिर देखिए अभी दोबारा आएगा ये। इन सब रिकॉर्डिंग्स के बाद में ये एक डिफ्लेक्शन और आ रहा है, रेक्टेंगुलर डिफ्लेक्शन इज देयर। कर लेने दो बात, क्या फर्क है, मैं भी तो बात ही करता हूँ। So there is a rectangular electrical pulse is there at the end of the read recording. What is this? ये पल्स क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस रिकॉर्डिंग में हर डिफ्लेक्शन मायने रखता है। हम किसी भी डिफ्लेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ये तो यूं ही आ गया होगा, यूं ही कुछ नहीं आता। समथिंग इज हैपनिंग, ओके, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग ए रिकॉर्डेड इवेंट। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, ये आपका एक्चुअली बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन है। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज। हम इसमें निकालेंगे इन लीड्स में कि ये जो वेव्स हमने रिकॉर्ड किए इसका वोल्टेज कितना है, इनका ड्यूरेशन कितना, उसी से निकलता है सारा नतीजा।
वोल्टेज और ड्यूरेशन। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये वोल्टेज का डिफ्लेक्शन है, ये मशीन देती है अपने आप ही। तो दिस वोल्टेज स्टैंडर्डाइजेशन। और ये हम देखेंगे हर एक में यहाँ से लेके यहाँ तक 10 स्क्वायर का डिफ्लेक्शन आ रहा है। मैं स्क्वायर ही बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं बात करेंगे इनके बारे में। तो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इट इज 10 सेगमेंट डिफ्लेक्शन, एंड दिस 10 सेगमेंट इज इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट। So that is standardization in terms of the voltage. इसका मतलब अब इसके कंपैरिजन में हम इसको गिनेंगे तो यहाँ से जो गिनेंगे तो इसके टर्म में आएगा वो तो कितने वोल्टेज की ये वेव आ रही है आपकी, ये वाली कितनी आ रही है, ये वाली कितनी आ रही है। तो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज एट द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग। कुछ मशीन इसको आखिरी की बजाय पहले दे देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज देयर, स्टैंडर्डाइजेशन इज देयर। अभी तक जो सीबीएस में पढ़ाया था 3 टॉपिक पढ़ाए मैंने। क्या क्या पढ़ाया? प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल, कार्डियक साइकिल और हार्ट रेट। कार्डियक साइकिल में हार्ट प्रेशर चेंजेस भी आ गए और हार्ट साउंड भी आ गए। इन तीनों में से कुछ न कुछ तो आएगा। और कार्डियक साइकिल में हार्ट साउंड, दो ही चीजें, हार्ट साउंड है और प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वही मुख्य बातें हैं उसके अंदर। और तीसरी है मरमर, जो अभी हम पूछेंगे नहीं। तो ऐसा करिए बात, अभी हमारे पास टाइम है, इस पे रोल नंबर लिखते जाइए प्रेजेंट की, जिससे क्या होगा कि प्रॉक्सी के चांसेस घट जाएंगे। अरे लिख, अपना लिख तू तो फटाफट, चलो। इसका नहीं लिखा, चलिए पूर्ति करिए। कुछ सवाल पूछने, किडनी में कितना पढ़ाया? चलिए छोड़ दीजिए उसको। रीनल तो एक ही क्लास हुई है ना अभी, तो क्या करें, कहाँ से आएगा, क्या पढ़ाया होगा उसके अंदर? लेआउट बताया होगा कुल मिला। बीन्स आर किडनी शेप्ड एंड किडनी इज बीन शेप्ड, यही पढ़ाते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन तो पूरा पढ़ा दिया होगा, वो तो सारा ही आएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी पूछ सकते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी पूछ सकते हैं, बहुत है रेस्पिरेशन। डीआईटी में गैस्ट्रिक सिक्रेशन, पैंक्रेटिक सिक्रेशन, मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन, जीआईटी हार्मोन, यही टॉपिक है जीआईटी के। एएनएस में वो आता है जो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। एड्रिनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एड्रिनो रिसेप्टर्स मैंने कहा, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? लिखो लिखो फटाफट लिखो। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में सवाल आ गया तो क्या करोगे? शॉर्ट नोट। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, हॉर्नर सिंड्रोम, मेगाकोलोन, हर्स्प्रुंग्स डिजीज, बताइए ना एड्रिनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई? उसके बिना तो एएनएस तो जाए ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? रेस्पिरेशन शुरू होते ही हमको एएनएस पढ़ना पड़ता है पहले, कि रेस्पिरेशन में रोल आता है एएनएस का। आप यदि ब्रोंको डायलेटर्स हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स हो, कैसे बताओगे आप? चलो चलो देखो फटाफट देखो। अल्फा रिसेप्टर्स, those receptors which bring about the action of the neurotransmitter of the sympathetic nervous system, they are adrenoreceptors. So neurotransmitter of the adrenergic system is noradrenaline, noradrenaline। और ये नॉरएड्रेनालिन कहीं पे वाजोकंस्ट्रिक्शन करती है, कहीं पे वाजोडायलेशन करती है। एड्रेनालिन तो करती है कम से कम। स्मूथ मसल्स कहीं पे रिलैक्स करती है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। सेम न्यूरोट्रांसमीटर इज हैविंग डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन।
How do you explain it? The receptors over the target organ. So, noradrenaline has got receptors, alpha receptors and beta receptors. Alpha दो तरह के हैं, alpha 1 receptor and alpha 2 receptor. Beta तीन तरह के हैं, beta 1, beta 2 and beta 3. Alpha 1 and beta 1, they are excitatory receptors. वो जहां भी होंगे वहां नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन एक्साइट करेगी उसको. Then alpha 2 and beta 2, they are inhibitory. वो जहां भी होंगे वो इनहिबिट करेंगे. एंड बीटा 3 कहां होते हैं? बीटा 3 रिसेप्टर कहां होते हैं? सिंपैथेटिक के. अल्फा 2 रिसेप्टर्स कहां होते हैं? लाओ कागज कहां है? Where are alpha 2 receptors present and what is their role? Alpha receptors, हैं? Any idea? तो भाई एड्रीनोसेप्टर्स के बारे में अगर शॉर्ट नोट आ गया तो क्या लिखोगे फिर? कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ होता है? What are the sites of cholinergic transmission? It is one of the important neurotransmitter acetylcholine of the parasympathetic nervous system. उसके अलावा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं जहाँ एसिटाइलकोलिन काम कर सकती है? बोलो. मसल्स में. हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज वन साइड डेफिनेटली. ऑटोनोमिक गैंग्लिया इज अनदर साइड. पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एंडिंग आर द थर्ड साइड. मस्करिनिक रिसेप्टर्स है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स है. निकोटिनिक टाइप 1 है, निकोटिनिक टाइप 2 है, मस्करिनिक 1, M1, M2, M3, M4, M5. 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर. ये कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे एक्शन होगा, वो सब जानना पड़ेगा. लाओ कागज का है. एएनएस में तो यही है मेन चीज. हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ाया होगा, क्या होता है? हैं? हाँ, T1 के फाइबर, बिल्कुल ठीक है. T1 का नहीं कहते यूजुअली. T1 तो यहाँ आ गया, यहाँ से तो ऊपर जाएंगे फाइबर से. गैंग्लिया तो यहाँ भी होती है ना. इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया. तो यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम किसकी बात कर रहे हैं. सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया की बात करते हैं जब हॉर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं. डैमेज टू सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया यहाँ होती है ऊपर. यहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर पूरे फेस एरिया को सप्लाई होते हैं इंक्लूडिंग द आई. तो जब ये फाइबर डैमेज हो जाते हैं या गैंग्लिया डैमेज हो जाती है, बहुत से कारण से डैमेज है मगर इतना कॉमन भी नहीं है ये. तो फिर जो फीचर्स आते हैं पेशेंट के अंदर वो हॉर्नर सिंड्रोम में आते हैं. तो अगर उसकी सिंपैथेटिक की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है और वो क्या क्या कर रही है पता है तो आप सिम्टम्स बता सकते हैं, वरना मुश्किल. अरे लाओ भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा पुण्य कमा लो तुम भी. अरे ला, किस चीज का लिख रही है तुम? आगे सर का कितने देर लगती है रोल नंबर लिखने में? सेल्यूलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, पढ़ लेना ये सब इम्यूनिटी के बारे में. गामा ग्लोबुलिन कौन सिंथेसाइज करता है? फ्रॉम वेयर द गामा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड? एनी आइडिया है? क्या पूछा मैंने? पूछूं क्या, बता दें क्या? फिर कहते मैंने बताया तो था, नंबर ही नहीं दिया वाइवा के अंदर. लिवर. क्या पूछा था मैंने?
इम्यूनोग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन। लीवर सिंथेसाइज करता है गामा ग्लोबुलिन, लीवर एल्ब्यूमिन करता है, ग्लोबुलिन करता है, अल्फा करता है ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन करता है, गामा ग्लोबुलिन नहीं करता लीवर। अरे इतने रोल नंबर है क्या बाकी यहाँ? अभी चेक करता हूँ मैं, ये सब काउंटर चेक होंगे अभी, इतने हो ही नहीं सकते। लिम्फ नोड पार्टली सही है, पूरा सही नहीं है। कौन सा सेल करता है सिंथेसाइज? वेरी गुड, बी लिम्फोसाइट। अब इसका मैं डिसेक्शन करता हूं बी लिम्फोसाइट का। ब्लड में ब्लड फिल्म देखी आप लोगों ने? बी लिम्फोसाइट भी देखा होगा, स्मॉल लिम्फोसाइट देखा है ना, वही इसी में बी होता है, वही टी होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो बी लिम्फोसाइट आपने देखा, क्या दिखता है उसके अंदर? क्या दिखता है उसके अंदर? लार्ज न्यूक्लियस, साइज सेम एज दैट ऑफ द आरबीसी, उसके आसपास का ही होता है, और पूरा सेल न्यूक्लियस से भरा हुआ होता है। स्मॉल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर। वो स्मॉल रिम ऑफ न्यूक्लियस में तो सिंथेसिस होती नहीं है, कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसका इतना सा तो साइटोप्लाज्म है, उसमें कहाँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जो सिंथेसाइज करेगा। कर सकता है क्या? जिस सेल के पास मशीनरी नहीं है वो सिंथेसाइज कैसे करेगा बताइए? बिना मशीनरी के कैसे सेल सिंथेसाइज करेगा? स्मॉल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर इन द बी lymphocyte or small lymphocyte. So how does it happen? Something needs a change. B lymphocyte, after getting sensitized by a particular antigen, it enlarges into a large lymphocyte, lymphoblast, ultimately getting converted into plasma cell, which has got all the machinery for the synthesis of the immunoglobulins or antibodies. तो कौन सिंथेसाइज करता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स? प्लाज्मा सेल करते हैं, और ये कहते हैं मैच्योर बी लिम्फोसाइट। पधारो।